हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा मैं आपको बोल रहा था लास्ट लेक्चर में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट कर लिया था और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम होमोलोगस सीरीज पहचान सकते हैं। कोई दो मॉलिक्यूल हैं, वो एक होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं या नहीं, वो चीज़ कैसे पहचानते हैं, यह हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है DU, या इसको ऐसे भी कहा जाता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, या इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहा जाता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, DB। तो एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। कभी DU या IHD या DB कुछ भी दिया जाए तो दैट इज सेम। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कीन मॉलिक्यूल, बेसिक मॉलिक्यूल हमने लिया फर्स्ट मेंबर, तो इसकी अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड में अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्केन बन जाएगा। तो अल्केन बनने के लिए इस मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जोड़ने पड़े? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। So 1 mole of ethene will require 1 mole of hydrogen to completely convert into what? Saturated compound. ठीक है, so number of H2 molecules required, number of H2 molecules required, ठीक है, required per molecule is what? Degree of unsaturation. ठीक है, so number of H2 molecules required per molecule to convert into saturated compound, to convert into saturated, ठीक है, acyclic compound is D। तो अल्कीन के लिए या एक डबल बॉन्ड के लिए हमें रिक्वायर्ड है एक H2, या हम ये बोल सकते हैं कि एवरी डबल बॉन्ड विल हैव 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अल्काइन दिया जाए तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, तो कितने H2 मॉलिक्यूल्स ये यूज कर सकता है? 2 H2 मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट H2 से हाइड्रोजनेशन से तो ये बन जाएगा अल्कीन, और नेक्स्ट H2 मॉलिक्यूल से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। ठीक है, तो इसके लिए DU कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है तो इसमें कितना DU होगा? देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स, और 2 डबल बॉन्ड से तो इसका DU भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप्स भी दे दिए जाते हैं, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो आप जानते हो कि इसमें एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है, तो एक DU इसमें होगा और एक DU इसमें होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ऐसा दिया जाए, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, एक मिनट रुको। तो पहले हम ये देखें कि साइक्लिक सिस्टम में क्या होगा। जैसे मान लो हमारे पास में ये साइक्लिक सिस्टम है, 3 मेंबर साइक्लिक सिस्टम है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होगा C3H6। ठीक है, तो हमें एक H2 मॉलिक्यूल यूज करना पड़ सकता, मतलब इसको सैचुरेट करने के लिए एक H2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 कार्बन का सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा, उसका फॉर्मूला होगा C3H8, जबकि साइक्लिक सिस्टम में फॉर्मूला क्या है? C3H6। तो कितने हाइड्रोजन एटम्स कम है? 2 हाइड्रोजन एटम्स कम है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन एटम्स कम है तो एक मॉलिक्यूल कम है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर साइक्लिक मॉलिक्यूल में भी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, बिकॉज इस साइक्लिक मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एक H2 मॉलिक्यूल जोड़ने पर हम सैचुरेटेड कंपाउंड बना पा रहे हैं, एंड दैट इज ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, तो साइक्लिक सिस्टम एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैरी करता है। जैसे साइक्लोब्यूटेन है, तो इसका फॉर्मूला है C4H8,
जबकि जो ओपन चेन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। तो इसमें अगर हम माने तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी डबल बॉन्ड विल हैव 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, every triple bond will have 2 degree of unsaturation, and every cyclic system will have 1 degree of unsaturation, ठीक है। So degree of unsaturation is basically the difference in the number of H2 molecules or the H2 molecules required to completely saturate the molecule in the form of open chain alkane या open chain saturated compound, ठीक है। तो यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप में भी अगर आता है, ठीक है, तो एक DU हम उसको मानेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए। ओके, जैसे मैं ये बोल रहा था आपसे कि साइक्लिक सिस्टम में एक DU होगा। अब जैसे ये साइक्लिक सिस्टम है, तो इस साइक्लिक सिस्टम में बताओ एक DU होगा, इसमें एक डबल बॉन्ड भी है। तो अगर साइक्लिक भी है और डबल बॉन्ड भी है, देन नंबर ऑफ DU विल बी 2, 1 बिकॉज ऑफ साइक्लिक एंड अदर बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। तो एक साइक्लिक की वजह से होगा और एक डबल बॉन्ड की वजह से होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये दिया जाए, ठीक है, तो इसमें DU कितने होंगे, DU इसमें हो जाएंगे एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड एंड 1 बिकॉज ऑफ साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए ये दिया जाता है बेंजीन और CN। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप सोचेंगे तो यहाँ पर देखो बेंजीन में 3 तो डबल बॉन्ड हो गए, एक साइक्लिक हो गया, तो 4 तो इसी में हो गए, 1 2 3 बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, एक साइक्लिक, और C ट्रिपल बॉन्ड N को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें भी होंगे, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर 5, ठीक है, एंड साइक्लिक सिस्टम, तो इसका आ जाएगा 6 आंसर, ठीक है। कभी मान लीजिए ऐसे मल्टीपल साइक्लिक कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर 2 साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और उनमें 2 कॉमन कार्बन एटम्स, ठीक है, 2 साइक्लिक 2 कॉमन, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है बायसाइक्लो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, तो इसमें भी 2 साइक्लिक रिंग है और 2 कॉमन कार्बन एटम्स, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, बायसाइक्लो, ठीक है। तो इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें भी 2 साइक्लिक रिंग है और 2 कॉमन कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 2 साइक्लिक रिंग है, एक ये 1 और एक ये 2, और इसलिए इसका DU क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बायसाइक्लो कंपाउंड अगर है तो हमेशा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ये कंपाउंड है, इट इज़ ऑल्सो बायसाइक्लो, 2 साइक्लिक रिंग्स, 2 कॉमन कार्बन एटम्स, तो इन सब में देखो आंसर 2 आ रहा है। इसमें देखोगे आप एक डबल बॉन्ड 2 तो यही हो गया, एक साइक्लिक और एक और साइक्लिक, ठीक है, 2 ये हो गया। तो टोटल DU हो जाएंगे 4, 2 डबल बॉन्ड की वजह से और 2 साइक्लिक रिंग की वजह से। एक और क्वेश्चन देखते हैं बायसाइक्लो पर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए बायसाइक्लो कंपाउंड। बायसाइक्लो कंपाउंड में देखो 2 कॉमन कार्बन एटम हो गए, ठीक है। अब हम इसका DU निकालें। पहली चीज साइनाइड जो होगा यहाँ पर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो डबल बॉन्ड की वजह से हो गए, 2 साइक्लिक रिंग है, ठीक है, 2, तो टोटल DU आ जाएगा इसका 6, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, साइक्लिक सिस्टम बायसाइक्लो इस तरीके से दिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मल्टीपल साइक्लिक तो होते हैं और एक कॉमन कार्बन आइटम होता है, ठीक है, दिस इज स्पायरो। सो देयर आर 2 साइक्लिक रिंग्स एंड 1 एटम इज कॉमन, ठीक है, तो 1 एटम कॉमन है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पायरो, ठीक है। तो इसमें भी DU क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं
इसमें देखो 2 साइक्लिक रिंग है, एक कॉमन है, ये भी स्पायरो है, और इसका डी भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, कभी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डी चेंज हो जाए, हमेशा 2 नहीं रहेगा। मान लो ये दिया जाए, ठीक है, NO2। अब आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो आप ऐसे बना लीजिए इसको, साइक्लिक सिस्टम, 5 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, NO2। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा एक अल्कीन, एक अल्कीन, एक अल्कीन, एक अल्कीन, सॉरी एक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड। सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 तो डबल बॉन्ड की वजह से आ जाएगा और 2 साइक्लिक सिस्टम की वजह से आ जाएगा, 7। ठीक है, तो ऐसे हम पहचान सकते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में और स्पायरो कंपाउंड्स में भी। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, अब बताओ कि क्या ये स्पायरो कंपाउंड है। पहली बात, ये स्पायरो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ये 2 साइक्लिक तो है मगर कॉमन कार्बन नहीं है, इन दोनों का कार्बन अलग अलग है। यहाँ देखिए कॉमन कार्बन था, यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन था, यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ कोई कॉमन नहीं है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा 1 2 एंड 3 4 5। ठीक है, 3 तो पाई बॉन्ड की वजह से हो गया और 2 साइक्लिक की वजह से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 हो जाएगा, बट ये स्पायरो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, ओके। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें, मैं दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अटेम्प्ट करें आप लोग। ओके, तो आप पॉज ले लीजिए और आराम से अटेम्प्ट कर लीजिए इनको। इसमें देखो जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो पाई बॉन्ड्स हो गए इनमें, तो 8 तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड की वजह से हो गए और 4 साइक्लिक रिंग हो गई, तो इसका 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे पीएच ग्रुप क्या लिख दिया है सर ने। ठीक है, तो पीएच ग्रुप ऐसे माने आप लोग, बेंजीन पर एक वैलेंसी अगर हम खाली छोड़ देते हैं, दैट इज नॉन एज पीएच। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे C6H5 आएगा। ठीक है, और इसको कहा जाता है फिनाइल ग्रुप, ये भी काफ़ी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना चाहते हैं तो पहले इसको क्या करें, ओपन कर लें हम इस तरह से। ओके, अब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लें, इसको भी ओपन कर लें, फंक्शनल ग्रुप को C डबल बॉन्ड OH, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका DU निकालते हैं, सबसे पहले देखो पाई बॉन्ड 3 + 3 6 7 8 एंड 9 तो पाई बॉन्ड हो गए, साइक्लिक सिस्टम 2 हो गए, तो इसका DU आ जाएगा 11। ओके, इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ देखो C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम पाई बॉन्ड काउंट कर लें। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पाई बॉन्ड हो गए। ठीक है, 3 4 5 6 7 और साइक्लिक सिस्टम हो गया 1, तो टोटल DU इसका हो जाएगा 8। ठीक है, आराम से देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए इनको। ओके, प्रॉब्लम तब आती है जब मॉलिक्यूल्स में
स्ट्रक्चर दिया नहीं होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया होता है, ठीक है। तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको दिया जाए C4H6 का, ठीक है, DU निकालना है। अब हमें क्या पता कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम DU निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोल लें या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोल लें या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोल लें, ठीक है। हम ऐसे यूज़ करते हैं, हाफ इंटू 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्लस 2 माइनस m प्लस t, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज C? C रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतना हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। पहले नंबर ऑफ कार्बन हम मॉलिक्यूल में निकाल लेंगे। M रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट एटम्स मतलब मोनोवैलेंट एटम्स मतलब जिनकी वैलेंसी क्या हो, 1 हो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे काउंट करेंगे। अगर आइसोटोपिक फॉर्म में दे रखा है, ड्यूटीरियम या ट्रीशियम दे रखा है, तो उन्हें हाइड्रोजन की तरह ही लेंगे और काउंट करेंगे। सारे हेलोजन ग्रुप्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, दे विल बी काउंटेड एज, ठीक है, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और T रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ट्राइवैलेंट एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम्स नॉट फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, फॉस्फोरस की 3 होती है, बोरॉन की 3 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। तो आइदर थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको हम काउंट करेंगे। So C represents number of carbon atoms, M represents number of monovalent atoms and T represents number of trivalent atoms, ठीक है। अब जैसे मान लो C4H6 का DU निकालना है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2, ठीक है, कार्बन आइटम इसमें 4 है, माइनस हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 6। कोई ट्राइवैलेंट ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 6 4 2 आ जाएगा, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये ऑक्सीजन अगर आ जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, इनको हम काउंट नहीं करते हैं, फॉर्मूले में इनकी कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू काउंट डाइवैलेंट एटम्स, वी विल काउंट ओनली मोनोवैलेंट एटम्स और वी विल काउंट ट्राइवैलेंट एटम्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए। ओके तो मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनमें आपको बताना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। प्लीज़ सॉल्व करें। ओके तो ये क्वेश्चंस आप लोग पॉज ले लीजिए और आराम से सॉल्व कर लीजिए इनको। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है C4H8O, C4H8O, ठीक है। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, और बोर हो रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि ये एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, लड़ाई है ये, ठीक है। और जितना सिंसियर रहोगे उतना बढ़िया रहेगा, और बात मानोगे टीचर की तो फिर आप देखो आप कहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। आप भी याद करोगे कि जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसमें मार्क्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ठीक है, सारे ही सही हो जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचर की बात मानना, ठीक है। ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और
मैं मानता हूँ आप लोग सब इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है इंटेलिजेंसी की, बट जो एक्सपीरियंस से हम लोग बता रहे हैं आपको जिन चीज़ों को, उनको आप फॉलो करें, ठीक है। आप लोग सारे ही क्वेश्चन सही कर जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे तो यू विल फाइंड कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ईजी है, ठीक है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, और हाँ वीडियोस से पढ़ना मुश्किल तो होता है क्योंकि आप अकेले हैं, आप अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, देखो हमने बनाए भी तो ऐसे ही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये पढ़ाई नहीं है, ये लड़ाई है। एग्जामिनेशन सिलेक्शन का नहीं होता है, रिजेक्शन का होता है, और वो स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, ठीक है। अब अगर अभी पेशेंस रखोगे तो एग्जामिनेशन में आपका पेशेंस यही काम आएगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस डेवलप करें। एग्जामिनेशन में आपको 3 आवर्स एक साथ बैठना है, और घर पर आपकी 3 आवर्स एक साथ बैठने की हैबिट ही नहीं है, टेबल बेंच पर आप नहीं पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा उससे, ठीक है। तो हम लोग तो बस सजेस्ट कर सकते हैं और हम लोग फोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर सामने होते तो फोर्स भी कर सकते थे, लेकिन सामने नहीं हो तो हम लोग बस सजेस्ट कर सकते हैं आपको कि हमारी बात को फॉलो करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। C4H8 du हाफ 2 times of 4 + 2 - 8, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। C5H13n डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाफ इंटू 2 times 5 + 2 - 13 + 1, ठीक है। तो ये क्या है, मोनोवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट, हमें ऐड भी करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ओके। C4H7n डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हाफ इंटू 2 times of 4 + 2 - 7 + 1, ठीक है। सो 10 11 11 - 7 4 4/2 2 आ जाएगा इसका, 2 विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं C3H4n डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 times of 3 + 2 - 4 + 1, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या मिस्टेक हुई है इसमें, इसका फ्रैक्शन में कभी नहीं आ सकती वैल्यू, 5 ले लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है। तो 6 + 2 8 8 + 1 9, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं C6H6, तो इसका ड्यू आप लोग निकाल लेंगे, हाफ इंटू 2 times of 6 + 2 - 6, तो वैल्यू इसकी आ जाएगी 4, ओके। नेक्स्ट अब देखो मैं एक बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स आ जाएं, इसमें आप साइक्लिक कैसे काउंट करोगे, और करोगे भी तो कुछ कॉमन हो जाएगी, जैसे आपने ये काउंट किया, ये काउंट किया, ये किया, तो वो पहले से काउंट हो जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में सेफ साइड ये है कि आप इसका फॉर्मूला लिख लें। तो सारे कार्बन आइटम हो गए, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, और हर एक पर एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है। सभी पर एक एक हाइड्रोजन है, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, और फॉर्मूला ये आ जाएगा तो इसका डी हो जाएगा 2 times of 8 + 2 - 8, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा इसका आंसर। इसको बोलते हैं क्यूबेन, क्यूब जैसा दिख रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज क्यूबेन, और क्यूबेन का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो 5 हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। C8H6O C8H6O, सो हाफ इंटू 2 times of 8 + 2 - 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 + 2 18 18 - 6 12 12/2 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो एक बार आप इनको देख लीजिए, और कोई मिस्टेक हो तो आप इनको ठीक कर लीजिए। तो ये हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इतने बड़ी नंबर्स में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इनकी नेमिंग सिस्टमेटिक तरीके से की जाए, अदरवाइज एक एक कंपाउंड का नाम याद रखना तो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनकी सिस्टमेटिक
तरीके से नेमिंग की जाए जिससे कि दो कंपाउंड्स का कम से कम एक नाम तो नहीं आ जाए, ठीक है। तो एक कंपाउंड के दो नाम आ जाए सिमिलर टाइप के वो चलेगा, लेकिन दो कंपाउंड के एक नाम आ जाए तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। सो बेसिक थीम इज टू डेवलप एन अप्रोच, ठीक है, जिससे हम सिस्टमैटिकली नॉमेनक्लेचर मॉलिक्यूल्स का नाम हम लिख पाए, एंड दैट सिस्टमैटिक अप्रोच इज डेवलप्ड बाय IUPAC, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो IUPAC इज बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक काउंसिल है, उसने जो नॉर्म्स सेट किए हैं, रूल्स सेट किए हैं, उन रूल्स के बेसिस पर हम मॉलिक्यूल्स की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने के लिए पहले मैं हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करूंगा। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? सो हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, और फिर हम ऐसे कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन में भी मैं आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो सिर्फ नेमिंग होगी किसकी, अल्केन्स की, ठीक है। तो अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या होते हैं, सैचुरेटेड, और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, ठीक है। और इनमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इसका फर्स्ट मेंबर है दैट इज CH4, C1H4, सेकेंड मेंबर विल बी C2H6, थर्ड मेंबर विल बी C3H8, C4H10 एंड सो ऑन, ठीक है। दीज आर द सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड दे आर नॉन एज अल्केन्स, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम अल्केन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, जो भी मॉलिक्यूल दिया है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने ये इस फॉर्म में लिख दिया, अब हमें इसमें से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस। वन इज हम ऐसे स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर लें, और दूसरा ये है कि हम ये चेन सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, और यहाँ आप सिलेक्ट करते हो तो कितने, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सही है और ये क्या है, दिस इज रॉन्ग। You have to select the carbon chain having maximum number of carbon atoms, ठीक है। You have to select the longest carbon chain, ठीक है। अब ये कार्बन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, जिगजैग भी हो सकती है, तो वो गलत होगा जिसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम है, वो सही होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ठीक है, तो कौन सी चेन आप लोग सेलेक्ट करेंगे बताइए। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये चेन सेलेक्ट की होगी, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ने ये चेन सेलेक्ट की होगी, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम्स है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम्स है, तो ये करेक्ट होगी और ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, कैसी भी हो सकती है, बट एक एंड से दूसरे एंड तक जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दिया जाए, तो व्हाट शुड बी द कार्बन चेन, तो ये कार्बन चेन सही होगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये आप लोग अटेम्प्ट करें, दिस इज करेक्ट।
ओके, एक पॉज ले लीजिए और इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो ये कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो हम यहाँ किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, बट ये कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, ये कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ओके, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो जाता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो मतलब इक्वल नंबर की कार्बन चेन आ जाती है, 2 या उससे ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने सेलेक्ट किया और 2 कार्बन चेन्स हैं, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस प्रॉब्लम अगर हम देखें तो देयर कैन बी 2 वेज ऑफ सेलेक्टिंग द कार्बन चेन। वन इज दिस and other is this, ठीक है। तो यहां पर देखें, जब हम कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो एक जो आपने सिलेक्ट की है वो तो बन जाती है मेन चेन, और जो बाहर रह जाती है वो बन जाती है साइड चेन, साइड चेन, ठीक है, ये साइड चेन हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम कार्बन की चेन 2 आ रही है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी आ रहा है, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन इसमें साइड चेन ज़्यादा है, इसमें 2 साइड चेन है और इसमें 1 साइड चेन है, ठीक है, 1 साइड चेन। तो क्या बेटर होगा, ये सही नंबरिंग होगी और ये गलत होगा, सॉरी ये सही चेन सिलेक्शन होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2 कार्बन चेन है इक्वल लेंथ की और लॉन्गेस्ट भी है, यू सेलेक्ट द चेन हैविंग मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। इफ 2 चेन्स आर ऑफ सेम लेंथ, इफ 2 चेन्स आर सेम कार्बन और मैक्सिमम भी है, then select the chain with more branches, ठीक है, select the chain with more branches और more side chains, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन चेन्स है इक्वल कार्बन की, तो वो साइड चेन जिसमें वो चेन सिलेक्ट होगी जिसमें साइड चेन ज़्यादा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। मान लीजिए कि हमको ये क्वेश्चन में मेन चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप लोग हिम्मत से करें, पॉज लेकर के अटेम्प्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, होगा आप लोगों से। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, ठीक है, अपने ऊपर भी रखें और हम पर तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखें, कुछ बच्चों ने ये सिलेक्ट किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें 2 साइड चेन आ रही है। और कुछ बच्चों ने ठीक है, सिलेक्शन हम करें इसमें, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी आ रहा है। और इसमें देखो ब्रांचेस कितनी आ रही है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है 2, एक ये ब्रांच है 3 और एक ये ब्रांच है 4, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस इसमें आ रही है, ये करेक्ट है और ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा साइड चेन्स हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थोड़ा इजी आप करें।
ठीक है, इसमें आप लोग चेन सेलेक्ट करें। ओके, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आप अगर ये चेन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे भी चले जाते हैं, वो सेम ही है, 2 कार्बन यहाँ पे भी आ रहे हैं, इसके बाद 2 कार्बन यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो ये भी सिलेक्ट करोगे तो सेम ही है, ठीक है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पे 2 साइड चेन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेन तो 6 ही आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट ने ये सिलेक्ट किया होगा, और कुछ स्टूडेंट ने ये भी सिलेक्ट किया होगा, ये भी सही है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आइटम आ रहे हैं, और साइड चेन कितनी है इसमें? साइड चेन एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, 3 साइड चेन, ये करेक्ट है। इसमें 2 साइड चेन है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ओके, तो एक बार हमने ये मेन चेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, देन मॉलिक्यूल के 2 पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है जो मेन चेन है जो आपने सिलेक्ट की है, और बाकी जो होती हैं वो साइड चेन्स हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो इस मॉलिक्यूल में अगर आपने कार्बन चेन सिलेक्ट की तो ये तो हो जाएगी मेन चेन, और यहाँ पर देखिए एक कार्बन आ रहा है, मैंने आपको बताया था बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे बना सकते हैं, तो ये हो जाएगी साइड चेन। जो मेन चेन है जो आपने सिलेक्ट की है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज वर्ड रूट, ठीक है। मेन चेन इज represented एज वर्ड रूट, तो वर्ड रूट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। तो वर्ड रूट कैसे लिखे जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वर्ड रूट लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो वर्ड रूट हो जाता है मेथ, 2 है तो हो जाता है एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, ठीक है, 6 है तो हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक, ठीक है। तो वर्ड रूट आपको वैसे भी याद होंगे और नहीं है तो याद करने ही है, ठीक है। 11 अगर कार्बन आइटम्स आ जाते हैं तो इसको लिखेंगे ऊनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, 14 है तो टेट्राडेक, 15 है पेंटाडेक, ठीक है, 16 है तो हेक्साडेक, 17 ऑक्टाडेक, 17 है हेप्टाडेक, गलत लिख दिया मैंने, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ठीक है, ऑक्टाडेक, 19 है नोनाडेक, 20 है आइकॉस, ठीक है। जैसे 21 है तो हेनिकॉसिन, हेनिकॉस, ठीक है, हेनिकोस, 22 है डोकोस, ठीक है, ट्राइकॉस, टेट्राकॉस, ठीक है, इस तरीके से आएगा। 30 है ट्राइकॉन्ट, 40 है टेट्राकॉन्ट, तो इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। इतने बड़े मॉलिक्यूल तो एग्जाम में आते भी नहीं है कि इसमें टेट्राकॉन्ट और, ठीक है, ट्राइकॉन्ट, हेनिकॉस की जरूरत पड़े। तो वर्ड रूट मेथ, हेथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ऊनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकॉस, ठीक है, हेनिकॉस। इस तरीके से सबसे पहले आपने क्या किया, मेन चेन सिलेक्ट की, और मेन चेन सिलेक्ट ऐसे करेंगे जिसमें मैक्सिमम कार्बन आइटम्स आ जाएं। अगर 2 चेन आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है जिसमें मेन चेन में कार्बन आइटम बराबर हैं, तो वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हैं।
और एक बार आपने कर लिया तो इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है मेन चेन और दूसरा होता है साइड चेन। मेन चेन में जितने भी कार्बन आइटम्स है वो काउंट कर लीजिए और उसके बेसिस पर हम ये वर्ड रूट देते हैं, मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, उन डेक, डोडेक, इस तरीके से दिया जाता है। और साइड चेन का नाम किस तरीके से दिया जाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, चेन सिलेक्ट करनी है। हम आज सिर्फ अल्केन की बात कर रहे थे और नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अल्केन में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड है। तो मेन चेन आप सिलेक्ट कर लीजिए मैक्सिमम कार्बन की, अगर उसके अंदर एक से ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन की मेन चेन है तो जिसमें साइड चेन ज़्यादा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और इस मॉलिक्यूल के दो पार्ट हो जाएंगे, एक मेन चेन दूसरा साइड चेन। मेन चेन में जितने भी कार्बन आइटम्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, वर्ड रूट, ठीक है। और कैसे हम उनको मेंशन करेंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।